हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 6 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दो छोटे से पॉइंट्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। देखो, किसी ने मेरे से पूछा था कि सर देवेंद्र सर कब वापस आ रहे हैं। देखो, अभी थोड़ा सर बिजी हैं कुछ पर्सनल वर्क्स के अंदर। जैसे ही सर उनसे फ्री हो जाएंगे उसी तरह से ही साथ में ही वो रिज्यूम कर लेंगे। सेकेंडली, दो स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर आप थोड़ा फास्ट बोलते हो। एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर आप थोड़ा स्लो बोलते हो। तो देखो, आपके पास YouTube के अंदर ऑप्शन है, जिनको लगता है मैं फास्ट बोलता हूँ वो 0.75x में देख सकते हैं वीडियो, जिनको लगता है मैं स्लो बोलता हूँ वो 1.25x में देख सकते हैं। सिंपल, राइट। अब स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन के साथ। हमारा पहला टॉपिक है गंगा सागर मेला के रिगार्डिंग। जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको बोला है कि जो गंगा सागर मेला है ना, इसको नेशनल मेला, बेसिकली नेशनल फेस्टिवल की तरह हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये गंगा सागर मेला आखिर होता कहाँ है। देखो, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कर रही है ना, तो वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर होता है। ये मनाया जाता है कहां पर? सागर द्वीप आइलैंड। मैं थोड़ा आपको लोकेशन में लेके चलता हूं। अगर देखो, यहां पर आप जानते हो हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट है। इसको थोड़ा अगर आप जूम करोगे ना, तो ये सदर्न वेस्ट बंगाल जो आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको सागर द्वीप देखने को मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर जगह पर ये गंगा सागर मेला सेलिब्रेट किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कि आप अगर आप जानते हो, जैसे कुंभ मेला के बाद जो सबसे बड़ा मेला है ना इंडिया में, वो गंगा सागर मेला ही है। ये 6 दिन के लिए मनाया जाता है जनवरी के महीने में, और मकर संक्रांति के लिए इसकी काफी खास अहमियत हो जाती है। हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर पास में ही कपिल मुनि टेम्पल है, उसको विजिट करने यहाँ पर आते हैं। ठीक है, लोकेशन मैं आपको बता चुका हूं। ये दरअसल में साउथ 24 परगना के अंदर आता है, सागर द्वीप। ठीक है, सागर आइलैंड के वहां पर आप इसको देख सकते हो। ये वो जगह है जहां पर जो हमारी जो रिवर गंगा है ना, वो बे ऑफ बंगाल को मीट करती है। तो इस वजह से क्या पर है ये साउथ सदर्न वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, तो गंगा सागर किससे रिलेट करोगे? वेस्ट बंगाल से। देखो, इस तरह से जो टेम्पल्स होते हैं या फिर जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, उसके ऊपर यूपीएससी अक्सर प्लेन में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि सन टेम्पल के लिए क्या चीज फेमस है। कौन से वाले सन टेम्पल है इसमें? एक था रसवली, एक अमरकंटक, एक ओमकारेश्वर। अब अगर आप नोटिस करोगे तो अरसवली, ठीक है, ये डेफिनेटली एक सन टेम्पल ही है। ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। उसी तरह से जब मैं अमरकंटक की बात करता हूं, देखो ये सन टेम्पल नहीं है। ठीक है, ये पिलग्रिमेज सिटी है डेफिनेटली। अलग अलग यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर पिलग्रिम टाउन देखने को मिल जाएगा, या फिर यूनिक हेरिटेज एरिया है यहाँ पर। ये कहाँ मिलता है हमें? मध्य प्रदेश के अंदर। और देखो ओमकारेश्वर, ये तो साफ से नाम से ही पता लग रहा है ये किसके लिए डेडिकेटेड होगा? लॉर्ड शिवा। ओम को क्या बोलते हैं हम? ठीक है, ओम नमः शिवाय भी हम बोलते हैं। तो ओम ये टेम्पल किसके लिए है? ये गॉड शिवा को डेडिकेटेड है। अगर आपको इतना भी पता होता ना कि अच्छा ओमकारेश्वर ये शिवा टेम्पल के साथ है, तो देखो थर्ड को गलत करते, आपका आंसर अपने आप सामने आ जाता, ऑप्शन ए 1 ओनली। तो कई बार एलिमिनेशन की टेक्निक्स भी आपको हेल्प हो जाती हैं। राइट, चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ओली रोपवे के रिगार्डिंग। अभी क्या हुआ है, जो जोशीमठ टाउन है, उस पर्टिकुलर टाउन के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने बोला है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिल जाती हैं। अब वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस बात को नोटिस किया कि हाँ सही बात है, लैंडस्लाइड बहुत सारी हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। तो जरूरत क्या बन जाती है, जो अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क है ना, उसको रोक दिया गया है ताकि और लैंडस्लाइड्स ना हो। देखो आप नोटिस करो, माउंटेन एरियाज के अंदर जब भी हम कोई चीज करने की कोशिश करेंगे तो लैंडस्लाइड का खतरा अक्सर बना ही रहता है। इस वजह से हमने कंस्ट्रक्शन वर्क को यहाँ पर रोक दिया है। अब जो तपोवन हो गया, विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, ये क्या है? ये जो एनटीपीसी है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को रन किया जाता है ताकि हम उससे क्या जनरेट कर पाए? इलेक्ट्रिसिटी। जो हिलांग बाईपास है वहां पर हमें देखने को मिल जाएगा। कौन रन करता है इसको? देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ दिन पहले मैंने आपको बीआरओ के बारे में बताया था। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आखिर ये जो बीआरओ है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। राइट, इसके साथ ही यहाँ पे ओली रोपवे भी है। ओली रोपवे क्या होता है? देखो, ये रोपवे के बारे में वेरी श्योर आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो जो जोशीमठ ओली रोपवे है उसको 1993 में स्टार्ट किया गया था। ये केबल कार्ड राइड है। ठीक है, आप जानते हो ये केबल ऊपर लगी हुई है, इसके थ्रू आप यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हो। और ये जो गुलमर्ग के बाद एशिया में सबसे बड़ी है। ठीक है, बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड हाईएस्ट मान लो, और लॉन्गेस्ट आफ्टर गुलमर्ग। तो इस तरह से जोशीमठ ओली रोपवे की भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। तपोवन विष्णुगढ़ अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो, तो ये 520 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। किस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर? धौली गंगा के ऊपर, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, ये एरिया आता है जोन 5 के अंदर। बेसिकली जब हम बात करते हैं ना अर्थक्वेक्स की,
तो हमने अपनी कंट्रीज को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर रखा है, जहां पर किस तरह का कितना पोटेंशियल है, वहां पर अर्थक्वेक्स कितना फ्रीक्वेंटली आते हैं, कितना वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया आता है जोन 5 के अंदर। यहाँ पर बहुत हाई रिस्क है अर्थक्वेक का। तो जोशीमठ जो हो गया वो कहाँ लोकेटेड है? बिटवीन बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब। चलते हैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो साइंस टेक के भी कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट लून, ठीक है, 2016 में इसको पूछा गया। ये दरअसल में ना उस टाइम करंट अफेयर्स में था। तो करंट अफेयर्स में जो भी चीजें चल रही हैं, जैसे प्रीलिम बूस्टर में हम डिस्कशन करते ही हैं, वो सारे एक पोटेंशियल क्वेश्चन की तरह आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे 2016 में ये प्रोजेक्ट लून के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। अब ये प्रोजेक्ट लून क्या है? दरअसल ये गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। इससे कोशिश क्या करी जाएगी कि बैलून्स के माध्यम से किस तरह से हम पूरी दुनिया को ट्रेस कर पाए और लोगों तक हम क्या पहुंचा पाए? इंटरनेट, ठीक है। तो दरअसल में है क्या? ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इंटरनेट प्रोवाइड करने का एक तरीका था गूगल प्रोजेक्ट लून, जो कि गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या बात करता है डीसीजीए के रिगार्डिंग। देखो जो डीसीजीए है, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने एयर इंडिया और अलग अलग जो कैबिन क्रू होते हैं, पायलट्स होते हैं, इनको अनप्रोफेशनल कंडक्ट, ठीक है ना, एक होता है प्रोफेशनल कंडक्ट, जब आप किसी बिहेवियर के हिसाब से वर्क कर रहे हो, पर अगर मान लो कोई उस हिसाब से वर्क नहीं कर रहा, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करने चाहिए, तो वहां का जो रेगुलेटर होता है वो क्या करता है? शो कॉज नोटिस देता है। वो बताता है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, अगर आप इन रूल्स को नहीं फॉलो करोगे तो हम आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेंगे। तो अभी डीसीजीए ने भी यही किया है कि एयर इंडिया हो गया, कैबिन क्रूज हो गया, पायलट्स हो गया, इनको इस अनप्रोफेशनल कंडक्ट के लिए शो कॉज नोटिस दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करोगे, ठीक है, एक वुमन ने दरअसल में कंप्लेंट करी थी कि उसके एक मेल को पैसेंजर ने उसके ऊपर यूरिनेट किया था। अब एयर इंडिया वालों ने इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया, तो अब डीसीजीए इनके ऊपर एक्शन ले रही है एयर इंडिया के ऊपर। तो अगर हम बात करें डीसीजीए की, तो दरअसल में क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी, बेसिकली एक लॉ के थ्रू बनी हुई बॉडी है, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंतर्गत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी, एक लॉ का दर्जा इसको मिल गया था। तो काफी पावरफुल बॉडी इसको आप मान सकते हो। इसके हेडक्वार्टर्स हमें न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो जो पूरा हमारा ये जो सेक्टर है ना, एविएशन सेक्टर, उसके किस तरह के रेगुलेशंस होने चाहिए, किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना, क्या अगर कोई गड़बड़ कर रहा है उसको कैसे रेगुलेट करना है, क्या एक्शन लेने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में शो कॉज नोटिस दिया गया, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? डीसीजीए के अंदर। कल को किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, या फिर कहीं पर एयरपोर्ट के ऊपर कुछ गतिविधि होगी, तो यहाँ पर ये अलग अलग चीजें हम कोऑर्डिनेट कर सकता है। उसी तरह से जो इंटरनेशनली सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। पूरा प्रोसेस का ओवरऑल क्या रेगुलेटर आप इसको मान सकते हो। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है दीपोर बील के बारे में। अभी क्या हुआ है? देखो असम कैबिनेट ने ना एलिफेंट अंडरपासेस के कंस्ट्रक्शन को एक तरह से मंजूरी दे दी है। अब आप नोटिस करोगे कि सर ये एलिफेंट अंडरपास क्या होते हैं। देखो जैसे आप नोटिस करो, ये ऊपर गाड़ियां जा रही हैं, इसके नीचे एक तरह का अंडरपास बना दिया, या फिर इसके ऊपर ना ट्रेन वगैरह भी जा सकती हैं। तो नीचे क्या हुआ? एलिफेंट आसानी से मूव कर पाए। या फिर यहां से देख लो, ठीक है, अगर मान लो एलिफेंट को इधर से इधर जाना है, तो ऊपर से गाड़ियां अच्छे से जाती रहे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे एलिफेंट अपनी मूवमेंट करते रहेंगे। तो जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसका हम खतरा रोक सकते हैं कि आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ जाए। हो सकता है जो एलिफेंट है वो ह्यूमन को कुछ नुकसान कर दे, बदले में ह्यूमन एलिफेंट को मार सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें रोकने के लिए इस तरह के हमें क्या देखने को मिल जाते हैं? एलिफेंट अंडरपासेस। तो अभी क्या हुआ है? अभी असम कैबिनेट ने भी कुछ रेलवे स्टेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इस चीज को मंजूरी दी है। अब यहाँ पर दीप और बील भी ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी एरिया के आसपास हमें ये चीज देखने को मिलती है। अगर हम बात करें दीप और बील की, तो ये क्या है? एक तरह की झील है, एक लेक है। कौन सी? फ्रेश वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपको पूछ लेगा कि सलाइन वाटर है क्या? नहीं, ये कौन सी है? फ्रेश वाटर। एक ये रामसर साइट है, और ध्यान देने वाली बात क्या है? असम के अंदर सिर्फ एक रामसर साइट हमें देखने को मिलती है, दैट इज दीपोर बील। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको इको सेंसिटिव जोन का भी नोटिफाई दिया हुआ है। बेसिकली कहने का पॉइंट क्या है कि इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पे होंगी, तो उसके रेगुलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही एक बर्ड सेंचुरी भी है, और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी हमें ये देखने को मिल जाता है। अलग अलग तरह के आप फ्लोरास देख सकते हो, ठीक है ना। कुछ फोना भी, जैसे फॉर एग्जांपल वाइल्ड एशियन एलिफेंट हो गया, लेपर्ड हो गया, जंगल कैट हो गया, और इंपॉर्टेंट फ्लोरा के अंदर जैसे वाटर हाइसिंथ, ये भी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी तरह से बाकी बर्ड्स हो गया, ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। चलते हैं आगे, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो इस तरह का इसका टॉपिक मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। अगर आप नोटिस करोगे, जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उसने दरअसल में कुछ ना एक्टिविटीज हो रही थी, ठीक है, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास, उसको रोक दिया है, उसकी परमिशन को रोक दिया है। क्यों? क्योंकि जो जैन कम्युनिटी थी ना, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करी थी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप नोटिस करोगे, तो हमने बताया भी था पार्श्वनाथ कहां से वर्ड आता है? ये पार्श्वनाथ जी से आता है, जो कि जैनिज्म के अंदर
2023 में तीर्थंकर थे। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। जो प्लेट्यू जो माउंटेन पीक है झारखंड स्टेट के अंदर, तो उसकी ईस्टर्न एंड पे ये चीजें लोकेटेड है। अगर बात करें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पर आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। वो वाले जो वृक्ष बेसिकली जो प्रतिवर्ष जब ना पतझड़ आता है, जो ऑटम सीजन आता है, तब अपने पत्ते वो लूज कर देते हैं, उनको बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। तो काफी यहाँ पे काफी फौना देखने को मिलता है, काफी अलग अलग तरह के एनिमल्स हो गया, ये आपको यहाँ पर दीप और बील के अंदर देखने को मिल जाएंगे। देखो अभी के टाइम पे कहां पर है, झारखंड के अंदर। और पहले आप जानते हो, पहले झारखंड नहीं होता था, तो उस टाइम ये बिहार के अंडर आता था। तो उस टाइम के बिहार के द्वारा इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्टैब्लिश किया गया था 1971 के अंदर। लेपर्ड हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, सांबर नीलगाय, इस तरह के अलग अलग आपको यहाँ पे फौना देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राई लैंड्स। अब यहां पर अगर आप नोटिस करो तो जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज करी गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या बात करी गई है, इस रिपोर्ट में बात हो रही है कि जो ड्राई लैंड्स होते हैं वहां पर किस तरह से हम फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, उनमें ग्रीनिंग कर सकते हैं। अब पहले तो आप सोच रहे होंगे सर ये ड्राई लैंड्स क्या होते हैं, तो मैं आपको वही बता देता हूं। जो यूएनएप है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये डिफाइन करते हैं ड्राई लैंड को एरिडिटी के हिसाब से। जैसे जिसको जानते हो ना आपकी सूखा कितना है, जो शुष्कता जिसको बोलते हैं ना, शुष्क कितना है कोई चीज, तो उसको एरिडिटी का एक इंडेक्स होता है, उस हिसाब से। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि टोटल प्रेसिपिटेशन कितनी हुई एक जगह में, ठीक है, जो बारिश आप कह सकते हो जितना वहां पे हुआ, और उस हिसाब से हम नोटिस करते हैं क्या, इवेपो ट्रांसपोरेशन। ठीक है, आप जानते हो जो अलग अलग हमारे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस आप जानते हो, ठीक है, जो हमारे अलग अलग लीव्स वगैरह से होता है, तो वेपो ट्रांसपिरेशन को देखा जाता है बेसिकली, जो वाष्पन उत्सर्जन होता है। ठीक है, इस दोनों की हम रेशो को निकालते हैं। तो अगर ये रेशो 0.65 से कम आती है, मतलब उससे नीचे आती है, तो अब उस एरिया को क्या बोल देते हैं, ड्राई लैंड्स। अगर सिंपल भाषा में समझना है तो ऐसे इकोसिस्टम जहां पर पानी की कमी होती है उनको बोल देते हैं ड्राई लैंड, राइट। तो अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो एरिडिटी इंडेक्स क्या होना चाहिए, 0.65 से कम। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो पानी की जहां पर कमी है उनको ड्राई लैंड बोल दिया जाता है। तो अभी FAO ने क्या किया है, इसके ऊपर एक तरह की रिपोर्ट को रिलीज किया है। अब इस रिपोर्ट में देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, दुनिया की जो 35% की लार्जेस्ट सिटीज है ना वर्ल्ड की, चाहे आप नई दिल्ली की बात कर लो, मैक्सिको की बात कर लो, ये ड्राई लैंड्स के ऊपर ही बनी है। तो वहां पर पानी की कमी है। अब जो अर्बन पॉलिसीज हैं, आप खुद सोचो, अगर दिल्ली के वहां पे पानी की कमी है तो दिल्ली की जो पॉलिसीज होंगी उनको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, नहीं देखनी पड़ेगी, कि वहां पर कैसे हम पानी की जो समस्या है उसको मैनेज कर पाए, कैसे वहां पे फॉरेस्ट्री हो गया, ग्रीनरी को कैसे हम इंप्रूव कर पाए, ये सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये हमारी रिपोर्ट। इसको आप अपने मेंस के आंसर में भी इनफैक्ट ना मेंशन कर सकते हो। तो अगर आप नोटिस करोगे तो जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, ठीक है, तो वो, और साथ ही साथ अर्बन के जो आसपास के एरिया, जो हम देखते हैं ना कि अर्बन ग्रोथ, ठीक है ना, आप जानते हो आजकल ना शहरों की जो ग्रोथ है सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, उसके आसपास के एरियाज में भी हमें वो ग्रोथ देखने को मिल जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेरी अर्बनाइजेशन। तो ये जो अर्बन एरियाज हो गए, पेरी अर्बनाइजेशन एरियाज हो गए, यहाँ पर किस तरह से लाइवलीहुड को हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। ठीक है, तो इन जो अलग अलग हमारे ड्राई लैंड सिटीज हैं, जैसे दिल्ली की बात करी, इसको कैसे ग्रीन अर्बन ओएसिस के अंदर कन्वर्ट कर पाए, जो फॉरेस्ट्री है, जो ग्रीनरी है, उसको कैसे इंप्रूव कर पाए, ओवरऑल हेल्थ, फूड, इकोनॉमिक सिनेरियोज जो कहीं आने वाले टाइम के अंदर हमारे लिए इशू क्रिएट कर सकते हैं। देखो पानी की कमी होगी तो उसका इंपैक्ट हर जगह पे आएगा, हेल्थ पे आएगा, फूड पे आएगा, इकोनॉमी के ऊपर आएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम कैसे टैकल कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट हम कैसे टैकल कर सकते हैं, तो वहां पर ड्राई लैंड्स का रोल आ सकता है कि ड्राई लैंड्स की जो हम पानी की कमी है उसको कैसे मैनेज करें। तो ये रिपोर्ट इन सभी बातों को डिस्कस करती है, राइट। तो ड्राई लैंड्स का मीनिंग तो हम समझ ही गए, तो ये सारे मुद्दे हमें आज डिस्कस करें। अब देखो 2020 में भी ना इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्या पूछा, कावेरी बेसिन के अंदर कौन कौन से अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पर अगर आप नोटिस करो, जैसे मैं आपको ना पप्पीकोंडा की तरफ लेके चलता हूं, तो अगर आप नोटिस करोगे ना, पप्पीकोंडा नेशनल पार्क आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर आप नोटिस करो, ये क्लियरली कावेरी रिवर बेसिन से तो काफी दूर है। तो अगर आपने इतना ही नोटिस कर लिया तो आप जान चुके होंगे कि सर सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। और जैसे ही आप सेकंड स्टेटमेंट को गलत करोगे, आप अपने आंसर के काफी क्लोज पहुंच जाओगे बी और सी के अंदर। अब आप जानते हो नागरहोल हो गया, सत्यमंगलम, वायनाड, ये सारे कावेरी बेसिन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप मैप के अंदर जाना और इन तीनों की अपनी लोकेशन अपने देखना मैप्स के अंदर। बट बिना उसके भी ना आपको पता होगा कि पापीकोंडा सर काफी दूर है, तो उसके इतना जानने के बाद भी आप काफी आंसर के अपने क्लोज पहुंच जाते हो। तो इस तरह से अगर आप बहुत सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपकी जो मेंटेलिटी है उसके अंदर इंप्रूव आएगा कि प्रीलिम्स का पेपर आखिर मुझे अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं ना, इसी वजह से ला रहा हूं
ताकि आपकी थोड़ी मेंटेलिटी भी इंप्रूव होती रहे, एक प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करना है वो भी आपको हेल्प होती रहे, राइट। तो आज के मैं 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भैया कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स की मदद से आप इनको अटेम्प्ट करना। कल मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के, तो क्या इसके हेडक्वार्टर बैंकॉक के अंदर ही होते हैं? द आंसर इज यस, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो योयो टेस्ट हो गया, डेक्सा स्कैन हो गया, क्या ये ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है? नहीं जी, ये क्रिकेट के साथ हमने इनका लिंक देखा, जो फिटनेस के साथ हमने इसका लिंक देखा, तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है गलत। इंडियन राइनोस, इनका क्या स्टेटस आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है? नहीं सर, ये भी गलत है। इनका स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। उसी तरह से जब मैं बात करता हूं 6 शेड्यूल के अंदर कौन से आते हैं, क्या वो यही आते हैं? नहीं, ये भी गलत है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एएमटीएम, अगर वही याद होता तो आप देख लेते कि सर त्रिपुरा इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स है। उसी तरह से 5वां स्टेटमेंट, लाचिन कॉरिडोर, तो क्या ये अर्मेनिया और नगोर्नो कराबाख के एनक्लेव को लिंक करता है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये था कल के जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने थे। और कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं आई। देखो वो कल रात में नहीं डाली थी, बट कल आज सुबह मॉर्निंग में मैंने अपलोड करवा दी है, तो मेक श्योर कि आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो। आज की पीडीएफ मैं डेफिनेटली अपलोड करवा दूंगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये थी आज की डिस्कशन, ये थे आज के मुद्दे जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।